अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिटी फार्मा लिमिटेड के हवाले से बताऊंगा। इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे, कंपनी बिजनेस करती क्या है और देखेंगे कि क्यों इसके शेयर प्राइस में एक साल में ऑलमोस्ट 300% का इजाफा आया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सिटी फार्मा लिमिटेड की अगर हम करंट प्राइस देख लें तो करंट ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसके अगर बिजनेस को देखें ना तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है और इनका बिजनेस आम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसा नहीं है। वो आम फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे कि जीएसके, हिलियन और जो बाकी हैं सल फार्मा, ये लोग डायरेक्ट दवाई सेल करती हैं। लेकिन सिटी फार्मा जो है ये सेल करती है एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये लोग सेल करते हैं मेडिकल के इंग्रेडिएंट्स। जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो पेनाडोल, दूसरी ब्रूफीन, बाकी जो दवाइयाँ हैं उनमें जो बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लोग ये सेल करते हैं। कंपनी का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू दिखा दूं तो कंपनी जो है 30 साल से बिजनेस कर रही है। इसके अलावा 5 से ज़ायद कंट्रीज़ में कंपनी जो है ऑपरेट करती है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो 150 से ज़ायद कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा 1000 से ज़ायद कंपनी के जो हैं वो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं आपको इनके कस्टमर्स का दिखा दूं तो इनके जो कस्टमर्स हैं ना, तो 500 से ज़ायद कंपनी के जो हैं वो टोटल कस्टमर्स हैं। और कस्टमर्स के अगर मैं आपको नेम्स दिखा दूं तो काफ़ी बड़े बड़े जो इनके कस्टमर्स हैं जैसे कि एबर्ट, मार्टिनडाउ, लकी कोर इंडस्ट्रीज, ये भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। फिरोसन्स लेबोरेटरी, सल फार्मा, हीलियन, जीएसके, यानी कि अगर आप इनके स्टॉक मार्केट पे जाके इनका मार्केट कैप देखेंगे ना, जो जो इनके कस्टमर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इसके अलावा अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी, ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो किस किस मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, तो ये जो है कंपनी के लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर हम देख लें तो पैरासीटामोल यानी कि जो पेनाडोल होती है उसमें, सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसके अलावा ब्रूफिन काफ़ी बड़ा नाम है, इसके अलावा एस्पिरिन। तो ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन हर ही फार्मास्यूटिकल कंपनी इनसे लेती है। प्लस ये है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो आम फार्मास्यूटिकल बिज़नेस से थोड़ा सा अलग है। तो ये है लोग इसको इतना आसानी से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन सेल नहीं करते हैं, ये सेल करते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उनसे फिर ये है दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ बनाती हैं। और यह जब तक लोग रहेंगे, लोग बीमार होते रहेंगे और यह दवाइयों की डिमांड हमेशा ही रहेगी। अब अगर हम इनकी जो है एक पिछले एक साल के रिटर्न देखें तो इसके पिछले एक साल पे जो प्राइस थी वो 22 से 23 रुपये थी और आज ये 89 पे ट्रेड कर रहा है। 109 रुपये का इसने हाई मारा, अब ये थोड़ा सा गिर के ये 90 रुपीज़ पर आई है। लेकिन फिर भी काफ़ी मैसिव कंपनी ने रिटर्न दिए पिछले एक साल में। अच्छा, रिटर्न की मेन वजह जो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स थे ना, उनकी जो प्राइस थी वो डीरेगुलेट कर दी थी। यानी कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारी दवाइयों की कीमत तय करती है कि किस दवाई की क्या कीमत होनी चाहिए। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये करा था कि जो नॉन एसेंशियल हैं ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो ये है अपने न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए और दूसरी वजहों से लेता है, तो उसकी जो प्राइस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था वो कंपनीज अपनी मर्जी से तय करें, वो जितना चाहती हैं उसके प्राइस को इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन जो एसेंशियल ड्रग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी प्राइस को भी ये डीरेगुलेट नहीं करा है। उसकी प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ही डिटरमाइन करती है कि वो कितनी होनी चाहिए। तो ये है, जैसे ही नॉन एसेंशियल जो दवाइयाँ हैं वो डीरेगुलेट हुई, कंपनीज ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज करी, जिसकी वजह से जो है कंपनीज के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके मार्जिन इंक्रीज हुए। और उसी वजह से ये तकरीबन सारे फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें एक हमें रैली देखने को मिली थी। और अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जाके अर्निंग्स भी देखें ना तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मैसिव इंक्रीज हुई हैं आफ्टर डीरेगुलेशन। तो यह कंपनी का अगर हम नीचे आके मार्केट कैप देख लें तो 20 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। कंपनी का अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देख लें तो 228 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स देख लें तो 79 मिलियन है और फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज देखें तो 35% कंपनी के जो हैं फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। नीचे आके अगर कंपनी का पिछले 4 साल का रिटर्न देख लें तो पिछले 4 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करते हुए आ रही है। साल 2021 में देखें तो कंपनी का 5.7 बिलियन की सेल्स से और 351 मिलियन का कंपनी का जो था प्रॉफिट था। साल 2022 में 9.7 बिलियन की कंपनी की सेल्स से और 635 मिलियन का प्रॉफिट।
फिर साल 2023 में 12.3 अरब की कंपनी की सेल थी और 657 मिलियन का प्रॉफिट। और साल 2024 में 12.4 बिलियन की कंपनी की सेल थी और 833 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था। अगर पिछले साल 2025 के हम दो क्वार्टर भी देख लें तो 3.2 बिलियन की साल 2025 के पहले क्वार्टर की कंपनी की सेल्स थी और 201 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था। फिर साल 2025 के दूसरे क्वार्टर में 3.5 बिलियन की कंपनी की सेल्स थी और 256 मिलियन का कंपनी का जो था वो प्रॉफिट था। तो ये कंपनी पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रही है। इसके अलावा कंपनी की पे आउट भी देखें तो कंपनी पे आउट वाइज थोड़ी सी कम है, यानी कि कंपनी पे आउट इतना ज़्यादा नहीं देती क्योंकि कंपनी ये एक्सपेंशन कर रही है और न्यू प्लांट्स लगा रही है ताकि जो है इनकी एपीआई मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अगर साल 2021 में देख लें तो कंपनी ने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और 10% बोनस। फिर साल 2023 में कंपनी ने ₹2.5 का डिविडेंड दिया। फिर साल 2024 में कंपनी ने 3.25 रुपये का कंपनी जो है डिविडेंड दिया। अब हम कंपनी की जो है हाफ ईयर के रिजल्ट्स देख लेते हैं, कंपनी ने पिछले हाफ ईयर में कैसा परफॉर्म करा। अगर हाफ ईयर में कंपनी का डिविडेंड देख लें तो कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं करा, डिविडेंड नहीं दिया। इसके अलावा बोनस शेयर भी कुछ नहीं दिया, ना ही राइट शेयर, ना ही कुछ कंपनी ने जो है इस हाफ ईयर्स में दिए। अब अगर हम आके इनके जो है रिजल्ट्स देख लें कंपनी ने परफॉर्म कैसा करा है, तो कंपनी की अगर हम नेट सेल्स देख लें, सिर्फ पहले हम इस क्वार्टर का देखते हैं फिर हाफ ईयर का देखते हैं, तो कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 3.2 बिलियन से बढ़ के 3.5 बिलियन की कंपनी की नेट सेल्स हुई हैं। इसके अलावा कंपनी की जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज करी है, जिसकी वजह से जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। 625 मिलियन से कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया 539 मिलियन का हुआ है कंपनी का जो है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कंपनी की जो है इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस देख लें तो उसमें भी ये कंपनी का इजाफा हुआ है क्योंकि जो है कंपनी ने सैलरीज इंक्रीज करी होंगी अपने स्टाफ की, प्लस ये न्यू स्टाफ भी हायर हुआ होगा, तो जिसकी वजह से कंपनी की जो एडमिन एक्सपेंसेस है वो 51 मिलियन से बढ़ के 58 मिलियन के हुए हैं। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 31 मिलियन से 43 मिलियन। और यह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है 542 मिलियन से कम हो के 437 मिलियन का। कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह है अगर जैसे जैसे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ये फाइनेंस कॉस्ट और ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से ये कंपनी का नेट प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कंपनी की अगर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो 70 मिलियन से कम होगी 67 मिलियन की हुई है। और कंपनी की जो अदर इनकम है वो 157 मिलियन से कम होकर 50 मिलियन की हुई है। तो एक अदर इनकम में भी हमें 100 मिलियन का कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 586 मिलियन से कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स 394 मिलियन का हुआ है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो 375 मिलियन से कम होकर 256 मिलियन का हुआ। ईपीएस भी देखें तो कंपनी का ईपीएस भी कम हुआ है 1.64 से कम होकर 1.12 का हुआ है। तो ये अगर कंपनी को पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अगर हम कंपनी को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि साल 2025 के पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी ने पहले क्वार्टर के वाइज अच्छा परफॉर्म करा है, क्योंकि ये है कंपनी की अगर हम नेट सेल्स देख लें तो वो 6.5 बिलियन की कंपनी की नेट सेल्स थी और ग्रॉस प्रॉफिट 967 मिलियन का था। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें तो 779 मिलियन का था। बाकी अगर हम नीचे आके कंपनी के प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लें तो वो 734 मिलियन का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 458 मिलियन का था। यानी कि कंपनी का जो पहले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 200 मिलियन का था, इस दफ़ा 256 मिलियन का। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो है 25% अपना जो है प्रॉफिट इंक्रीज करा है। और ईपीएस भी देख लें तो 2.01 का था, लेकिन पिछले हाफ ईयर का ईपीएस देखें तो 2.06 था। तो ये इस दफ़ा थोड़ी सी कंपनी का जो है ईपीएस डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ये है एक दो क्वार्टर से कंपनी ये नहीं है बुरी हो सकती है, कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है। प्लस अगर मैं इसके आपको एक्सपेंशन प्लान्स भी दिखाऊं तो ये कंपनी ने अपना नोटिस दिया था ये 6 फरवरी को, कि इन्होंने बताया था कि जो ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे उनमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग करी है। तो सबसे पहले अगर हम इनका बायोटेक फॉर्मुलेशन का प्रोजेक्ट देख लें तो उसकी जो एस्टिमेट थी वो 843 मिलियन थी और कंपनी ने उस पर ये है 460 मिलियन सेव करे और परसेंटेज वाइज सेविंग देख रहे तो 55% की थी। इसके अलावा कार्बापेनिम फॉर्मुलेशन में भी कंपनी ने 61% जो है सेव करा था और पेनिसिलिन फॉर्मुलेशन में भी कंपनी ने 43% जो है सेविंग करी थी। और टोटल अगर सेविंग देख रहे हैं तो कंपनी ने 52% जो है अपने जो है प्रोजेक्ट्स में सेविंग करी है। इसके अलावा भी कंपनी ने नोटिस में ये बताया कि कंपनी जो है एक रीट मैनेजमेंट कंपनी बना रही है। वो क्यों बना रही है? क्योंकि कंपनी के पास जो है रियल इस्टेट के एसेट हैं 5.7 अरब के। तो कंपनी चाह रही है कि वो जो कंपनी के एसेट हैं उसको रीट मैनेजमेंट कंपनी बनाए और ताकि ये इनको रियल एस्टेट से भी वो पैसा आना शुरू हो और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है और इंक्रीज हो। इसके अलावा भी कंपनी ने एक और नोटिस दिया था कि कंपनी ने जो है एक्सपोर्ट जो थी इनका ऑर्डर आया था वो कंप्लीट करा है और उनकी जो इनको वैल्यू टोटल वैल्यू मिली है
तो यह कंपनी ने बताया था कि कंपनी को टोटल एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला था, वो मिला था 560,000 यूरोपियन पाउंड्स का, जिसमें से कंपनी को जो है 2 लाख जो है पाउंड वो मिल गए थे एडवांस, और 3,60,000 पाउंड जो है मिले हैं अभी। तो अभी का मतलब ये है 17 फरवरी को जो कंपनी ने नोटिस दिया था उस टाइम इनको मिल गए थे 3,60,000 यूरोपियन पाउंड। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की जो है परफॉर्मेंस क्या हो सकती है जो है अभी आने वाला क्वार्टर है उसमें। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो एक वैल्यू रियलाइजेशन इवेंट होता है ना वो हो गया है। यानी कि जो जैसे स्टॉक्स होते हैं ना कुछ अंडर वैल्यूड होते हैं, हम उनको खरीद लें फिर ये है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपनी जो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ गई, लेकिन फिर भी ये अगर कंपनी और तेज़ी से ग्रो करती है तो यह आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस और ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ कर सकता है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।